2018 शाम 8:22। क्लीवलैंड पुलिस को देर शाम अपने इमरजेंसी नंबर 999 पर एक कॉल आती है। Emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. ये कॉल वहां रह रहे मितेश पटेल ने की थी और उसकी आवाज से ये साफ था कि वो काफी घबराया हुआ है। Say your name, please. My name's Mitesh. उसने कॉल ऑपरेटर को बताया कि वो घर से बाहर अपने और अपनी वाइफ के लिए खाना लाने गया था और ऑफिस से अपना लैपटॉप लेने के बाद जब वो वापस लौटा तो ना सिर्फ उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है बल्कि लिविंग रूम की फर्श पर उसकी वाइफ बेहोश पड़ी हुई है। किसी ने उसके हाथ, पैर और मुंह को डक्ट टेप से बांध दिया है। Mom, and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. मितेश ने बताया कि उसकी वाइफ के नाक से खून निकल रहा है और उसकी गर्दन पर भी चोट के निशान हैं। Are there any marks on her at all? Well, I can see marks on her neck, like really dark neck. What's your wife called, please? Jessica. मितेश सिर्फ 1 घंटे के लिए घर से बाहर गया था और इतनी देर में उसकी वाइफ जेसिका के साथ इतना कुछ हो गया। जेसिका के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और मितेश के लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। Mitesh. Listen to me, please. वो इस हालत में भी नहीं था कि अपने डैड को कॉल कर सके, इसलिए उसने कॉल ऑपरेटर से उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहा। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और डॉक्टर्स की टीम ने फौरन जेसिका को एग्जामिन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी थी। जेसिका की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में एक अहम और हैरान करने वाला पॉइंट सामने आया। घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के साइन नहीं थे। जिसने भी ये सब किया था वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के घर में दाखिल हुआ था, यानी वो कोई ऐसा शख्स था जिसे जेसिका पहले से जानती थी। घर से कोई कीमती सामान भी गायब नहीं हुआ था, यानी अपराधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेसिका को मारने का था और खुद को बचाने के लिए उसने पूरी सिचुएशन को चोरी और लूटपाट का एंगल देने की कोशिश की थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को ये तो क्लियर हो गया था कि इन सब के पीछे जेसिका और मितेश का कोई जान पहचान वाला ही था, लेकिन इतने कम समय में इतने शातिर तरीके से जेसिका की जान लेने वाला शख्स कौन था और इसके पीछे असली वजह क्या थी? इन सवालों का जवाब अभी भी मिलना बाकी था। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में मितेश और जेसिका की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मितेश और जेसिका यूके में मिडलस्ब्रा टाउन के लिंथॉर्प इलाके में रहते थे। ये शहर का ऐसा हिस्सा था जो काफी सेफ और शांत माना जाता था, क्योंकि इससे पहले वहां कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वहां के लोकल्स भी काफी ज्यादा घबरा गए थे और चूंकि वहां ज्यादातर फैमिलीज रहती थी, इसलिए अब हर कोई अपनी सेफ्टी के लिए डरा हुआ था। Terrified, thinking, what if somebody got in my house? What if that happened to me? You know, I've got children. जेसिका की फैमिली के पास जब पुलिस की कॉल पहुंची तो इस खबर ने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके घर की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई क्यों जेसिका जैसी मासूम लड़की की जान लेना चाहेगा। मितेश का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए जेसिका की फैमिली बिना देरी किए तुरंत मितेश के पास पहुंची, उसे संभालने और उसके मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। मितेश जेसिका की बहन मीनल को देखते ही टूट जाता है। वो मीनल के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। मितेश ही वो आखिरी शख्स था जिसने जेसिका को जिंदा देखा था, लेकिन उसके पास भी जेसिका की फैमिली के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जेसिका और मितेश की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी से लड़ाई। आस पड़ोस में भी उनकी इमेज एक स्वीट एंड लवली कपल की थी। How happened to beautiful Jessica? ऐसे में ये सवाल गहराता जा रहा था कि आखिर ऐसी वारदात को अंजाम देने के पीछे किस शख्स का असली मकसद जुड़ा हुआ है। जेसिका 16 सितंबर 1983 को
लीड्स इंग्लैंड में पैदा हुई थी। जेसिका की जॉइंट फैमिली थी और वो अपनी 6 सिबलिंग्स में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही काफी ओबीडियंट और जिंदा दिल जेसिका को कम उम्र से ही बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था। वो टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज देखते हुए बड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में भी वो ऐसी ही एक लव स्टोरी चाहती थी। 2002 में जेसिका ने फार्मास्यूटिकल स्टडीज के लिए डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहीं उसकी मुलाकात मितेश से हुई। काफी कम समय में जेसिका और मितेश अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके बाद वे रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। जेसिका ने मितेश और अपने रिश्ते के बारे में अपनी बहनों को भी बता रखा Would था। tell me that they were in a relationship and that a relationship was developing and that she one day hoped that they would get married. अनलाइक जेसिका की फैमिली, मितेश की फैमिली काफी रिजर्व्ड और ट्रेडिशनल ख्यालात की थी। इसलिए 2009 में मितेश की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उसकी फैमिली ने उस पर शादी के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि मितेश और जेसिका जल्द से जल्द शादी कर लें, लेकिन जेसिका की स्टडीज पूरी होने में अभी 1 साल बाकी था। इसके बावजूद भी जेसिका शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी उसी अंदाज में हुई जिसका सपना जेसिका ने हमेशा से देखा हुआ था। जिन रोमांटिक बॉलीवुड मूवीज को देखकर वो बड़ी हुई थी और जिस तरह का लाइफ पार्टनर उसने सोचा था, वो सब कुछ एक सपने की तरह सच हो रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही असल जिंदगी और सपनों के बीच का फर्क जेसिका को दिखने लगा था और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। मितेश जेसिका पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक नए शादीशुदा कपल जैसा उनके बीच कुछ था ही नहीं। ना ही उनके रिश्ते में इमोशनल इंटीमेसी थी और ना ही फिजिकल। जेसिका को लव, अफेक्शन और केयर की जगह अगर कुछ मिला था तो वो था सिर्फ अकेलापन। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। मितेश जेसिका को लेकर अब काफी कंट्रोलिंग भी हो गया था। वो उसे अपने घर आने जाने से रोकने लगा। यहां तक कि इमरजेंसी सिचुएशंस में भी वो जेसिका को उसकी फैमिली मेंबर्स से मिलने से मना करने लगा था। झगड़ा जब काफी बढ़ जाता तो वो जेसिका पर हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहता और मामला जुबानी बहस से मारपीट तक पहुंच चुका था, जिसकी गवाही जेसिका का जिस्म चीख चीख कर देता था, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर जब सहने की लिमिट क्रॉस होने लगी तो जेसिका ने इसके बारे में अपनी बहनों को बताया। उनके लिए भी ये सब यकीन करना मुश्किल था। कैसे कोई इंसान इतने कम समय में इतना बदल सकता है। जब मितेश के इस बर्ताव के बारे में जेसिका के डैड को पता चला तो वो तुरंत मितेश के घर जा पहुंचे, लेकिन वहां तो हर कोई बस जेसिका की कमियां निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। They were complaining basically that she's not doing this or she's not pulling her weight or not doing the work etc. ये सब होने के बाद मितेश नहीं चाहता था कि जेसिका अब अपनी फैमिली से ज्यादा मिले, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसके और जेसिका की आपसी जिंदगी में कोई भी दखल दे। इसलिए जेसिका को अपनी फैमिली से और दूर रखने के लिए मितेश ने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर मिडल्सब्रा में अपना फार्मेसी बिजनेस शुरू किया, जिसके बाद दोनों वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी शादी को बचाने के लिए जेसिका अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए तैयार भी हो गई थी और मितेश के साथ इस कदम को उसने एक नई शुरुआत की तरह देखा था। मिडल्सब्रा शिफ्ट होने के बाद मितेश और जेसिका ने वहां अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी कमी जेसिका को खल रही थी। अब तक जेसिका और मितेश की शादी को 6 साल हो चुके थे और अब मितेश की फैमिली जेसिका पर बच्चा करने का प्रेशर डालने लगी थी। उनके अकॉर्डिंग अगर जेसिका और मितेश की जिंदगी में एक बच्चा आ जाए तो उनके बीच चल रही सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोनों को फर्टिलिटी इश्यूज थे, जिसके चलते उन्हें IVF का सहारा लेना पड़ा। जेसिका का IVF ट्रीटमेंट तो शुरू हो गया था, लेकिन उसके 3 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे, जिसका इफेक्ट अब उसकी बॉडी पर दिखने लगा था। लेकिन फाइनली 9 मई 2018
शादी के लगभग 9 साल बाद जेसिका के आईवीएफ का 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है और इतने स्ट्रगल के बाद अब जेसिका के मां बनने का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था। 4 दिन बाद जेसिका ये खुशखबरी अपनी फैमिली मेंबर्स को बताने के लिए उनसे मिलने जाती है। सभी फैमिली मेंबर्स इस आने वाले नए मेहमान के लिए बेहद खुश थे। आखिर उनकी बेटी अब खुद एक मां बनने वाली थी। पर जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला होता है, इसका अंदाजा हम कभी नहीं लगा सकते। जेसिका की फैमिली को यह अंदाजा नहीं था कि ये उनकी उससे आखिरी मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन 14 मई 2018 को जेसिका की हत्या हो जाती है। 17 मई 2018 जेसिका की हत्या को अब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी अपराधी का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन इन सब के बीच इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस ने कुछ नोटिस किया। उन्हें घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तो नजर आ रहे थे, लेकिन उनका जिक्र किसी ने नहीं किया था। जब पुलिस ने मितेश से सीसीटीवी फुटेज मांगी तो उसने बताया कि शायद चोर उसकी हार्ड ड्राइव भी लेकर चले गए हैं, जिसमें सभी फुटेज मौजूद थी। लेकिन घर की थोड़ी छानबीन करने पर ही मितेश की बेडसाइड ड्रॉर के पीछे उन्हें वो हार्ड ड्राइव मिल जाती है। ये हार्ड ड्राइव पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक क्रूशल एविडेंस साबित हो सकती थी, क्योंकि जिस किसी ने भी इस अपराध को अंजाम दिया था वो इन फुटेज में पक्का कैद हुआ होगा। इसलिए बिना समय गवाए पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज को एक एक कर एनालाइज करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द उन्हें पता लग गया कि जेसिका की हत्या के पीछे किसका हाथ है। जेसिका के फादर जय पटेल के पास पुलिस का कॉल जाता है और पुलिस उनको उस शख्स के बारे में बताती जिसने जेसिका की हत्या करी है, और वो शख्स जिसकी उम्मीद जेसिका की फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं की थी। When they said that it's him, and I could not believe the police that were telling me. वो था मितेश पटेल, वही मितेश जो इतने दिनों से अपनी बीवी के जाने के दुख से गुजर रहा था, जिसे संभालने के लिए जेसिका की पूरी फैमिली उसके पास थी। पर उसके इस खौफनाक सच की भनक पूरे परिवार में किसी को नहीं थी। पुलिस ने तुरंत मितेश को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। हर किसी के दिल में सिर्फ एक सवाल था, जेसिका के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह थी, जिसके चलते मितेश ने 10 साल पुराने रिश्ते का गला घोट दिया। शुरू में मितेश ने पुलिस को बताया था कि जब वो घर से बाहर गया था तो उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने जेसिका का कत्ल किया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मितेश के जाने के बाद कोई भी अंदर आता जाता हुआ नजर नहीं आया। जब इस बात की पूछताछ पुलिस ने थोड़ी सख्ती से की तो मितेश इतना घबरा गया कि उसने अपना बयान ही बदल दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो दोपहर 3 बजे के बाद ना तो घर आया था और ना ही जेसिका से मिला था। लेकिन कोर्ट में उसका बयान बदलता रहा। इसी स्लिप अप ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस ने मितेश के घर की तलाशी ली। उन्हें डक्ट टेप मिला। माइक्रो एनालिसिस में साबित हुआ कि यही टेप जेसिका को बांधने में इस्तेमाल हुआ था। 4 खाली सिरिंज मिली जिनमें इंसुलिन के अंश थे। दरअसल मितेश ने पहले जेसिका को इंसुलिन का ओवरडोज दिया ताकि उसकी बॉडी कमजोर हो जाए और वो फाइट बैक ना कर सके। क्योंकि उसकी खुद की फार्मेसी थी, इसलिए दवाइयां अरेंज करना उसके लिए आसान था। ये तक कि उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री में हाउ टू स्ट्रैंगल भी मिला, वो भी कई हफ्ते पहले का। सबसे बड़ा सबूत बना दोनों के फोन में मौजूद हेल्थ ट्रैकर ऐप। जिस समय जेसिका की हार्ट बीट रुकी, उसी समय मितेश का हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ा हुआ था। डेटा से यह भी पता चला कि वो कई बार सीढ़ियां ऊपर नीचे गया, यानी वो घर को बिखेर कर नकली सीन बना रहा था। इसके बाद उसने 999 पर कॉल किया। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे, लेकिन सवाल था क्यों? नवंबर 2018, 6 महीने बाद ट्रायल शुरू हुआ और फिर सामने आया पूरा सच। 14 मई 2018 शाम 7:45 जेसिका काम से घर लौटी। मितेश पहले से घर में छिपा हुआ था। जैसे ही वो अंदर आई, उसने जेसिका पर हमला कर दिया। फिर पहले उसे जमीन पर गिराया, गला दबाया, फिर प्लास्टिक बैग से लगभग 20 मिनट तक सफोकेट किया। दबाव इतना था कि उसके वॉइस बॉक्स की हड्डियां टूट गई थीं। जेसिका ने नाखूनों से वार कर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो हार गई।
हत्या के बाद मितेश ने जेसिका के हाथ पैर डक्ट टेप से बांधे, घर अस्त व्यस्त किया और पास की पिज्जा शॉप चला गया। वहां से जेसिका को मैसेज किया, पिज्जा ले लिया है। सीसीटीवी में वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। फिर 8:29 पर उसने 999 पर कॉल किया, खुद को निर्दोष दिखाने के लिए। लेकिन यही कॉल उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। वही फोन की जांच में सामने आया, मितेश का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। वो 2011 से अमित पटेल के साथ रिलेशनशिप में था। उसके फोन में ग्राइंडर ऐप मिला, जो कि LGBTQ कम्युनिटी का डेटिंग प्लेटफॉर्म है। जेसिका से शादी सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी छुपाने का जरिया थी। वो एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली से था, जहां इन बातों पर खुलकर चर्चा टैबू मानी जाती है। वो सालों से डबल लाइफ जी रहा था। 2016 में अमित ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और मितेश भी उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन उसके रास्ते में थी जेसिका। मोटिव सिर्फ रिलेशनशिप नहीं था। जेसिका की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उसे 2 मिलियन पाउंड मिलने वाले थे। और तो और वो IVF के जरिए बने एम्ब्रियो पर भी कंट्रोल चाहता था। कुछ सोर्सेस के मुताबिक एक बार जेसिका ने दोनों की चैट पकड़ ली थी। इस बात पर घर में झगड़ा हुआ, पर इसे गलती मानकर इग्नोर कर दिया गया। यहां तक कि बच्चा कर लेना समाधान बताया गया। मितेश जेसिका को मारता पीटता था, इमोशनली टॉर्चर करता था, फिर भी वो रिश्ता निभा रही थी, शायद इस उम्मीद में कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा। 12 दिन चले ट्रायल के बाद मितेश को दोषी करार दिया गया। उसे 30 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अमित पर कोई चार्ज नहीं लगा। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, डबल लाइफ, सामाजिक दबाव, लालच और चुप्पी की कहानी है। कई बार लोग रिश्तों में रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं और कभी कभी एक दिन सब खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।